रहीम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्ट जो हमने कल टॉपिक किया था उसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हमने सिर्फ एक प्रिंसिपल छोटा सा सीखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पर था तो हमने ये सीखा इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड इन दिस केस हमने ये बात देखी कि यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट पर था तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी एंड दैट वाज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इसी तरह मैग्नेट को देखा, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड किया एक सिंगल मैग्नेट से, तो हमें वहाँ से पता चलता है फाई फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो आज इन्हीं रिजल्ट्स को कंक्लूड करते जाएंगे और मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस हैं उन चारों को लिखेंगे कि असल में वो 4 इक्वेशंस थी क्या। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन क्या थी? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन वाज, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी जी E A इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए आपने, और वो जो आपने फाइंड किया एक सिंगल चार्ज की वजह से गॉसेस लॉ, तो वो आपने Q ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो हम पहला फार्मूला जो मैक्सवेल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इक्वेशंस, तो उनमें पहली इक्वेशन थी E डॉट A इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस फॉर्मूले को आज हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा रिजल्ट ये था फाई बी इज इक्वल टू 0, ये थी सेकंड इक्वेशन, और इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे फाई बी किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए। तो इसको हम लिखेंगे बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज गॉसेस लॉ फॉर magnetism. It is known as Gauss's law for magnetism. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने चार्ज को करवा दिया एक्सेलरेट, और जब चार्ज करता है एक्सेलरेट तो हमने कहा कि चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेट करते वक्त जब वो मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बार बार मेंशन किया था और वो ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। इट मीन्स बोथ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। यू कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। तो ये बात जहन में रखनी है। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा था रिजल्ट का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट तीसरे हिस्से पे चलते हैं। तीसरे हिस्से में हमने ये देखा था कि अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट करवा दें, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो चार्ज एक्सेलरेट करते वक्त चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस काम के लिए हमने क्या किया था? हमने फैराडेज लॉ का सहारा लिया, हमने कंडक्टर को मूव करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, चार्जेस के पास वेलोसिटी उनको हमने एक्सेलरेट करवाया। जब हमने उनको एक्सेलरेट करवाया तो उनके अंदर क्या, उसको वहाँ पर इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हुई? वहाँ पर EMF इंड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक EMF ने क्या प्रोड्यूस किया? करंट, एंड दिस करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, तो मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ये तो डायरेक्शन का, इसको हम बॉदर नहीं करते लेट से। तो यहाँ से जो EMF की वैल्यू वही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी जो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होगा। तो इस डेल्टा आर को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू आर, और यहाँ पर इस E को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? V से।
ठीक है। तो ये डेल्टा आर उसी तरह। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को वहाँ पर लिखें तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी, यहाँ पर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी राइट साइड पे बिल्कुल उसी तरह, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने के लिए इसके साथ बी लिख लें। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इट विल प्रोड्यूस E इंटू डेल्टा आर, तो E इंटू डेल्टा आर। अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को कैपिटल L से लिख लें तो इसको हम कह सकते हैं E इंटू डेल्टा L। तो ये तीसरी इक्वेशन, और ये क्या शो कर रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की चौथी और आखिरी इक्वेशन वो हमने कैसे कैलकुलेट की थी, वो हमने फाइंड की थी कि हमने एक वायर में से करंट पास किया, उसे कैपेसिटर के साथ हमने जोड़ा हुआ है। कैपेसिटर के अंदर करंट हमें पता है फ्लो नहीं करता, लेकिन जब हम उसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन जो हमने कल प्रूफ की थी। तो इसको भी यहाँ पर हम रीराइट कर लेते हैं। तो वो फोर्थ इक्वेशन है B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मैं पहले एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, डेल्टा फाई ओवर E ओवर डेल्टा T। तो यहाँ से देख लें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके लिए आप लोग रिप्लाई क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए जो फिनोमेनन हम यूज़ करते हैं वो है दिस इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है मुसलसल। तो हम उस काम के लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज को एक्सेलरेट करवा देंगे। हमारे पास सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, हम इस चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे। मतलब इस चार्ज को हम अपवर्ड मूव करवाएंगे, इस चार्ज को हम मूव करवाएंगे डाउनवर्ड। ठीक है, कि इस आप यूँ समझ लें कि मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, उसको मैं अगर वाइब्रेट भी करवाऊँ तो वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, हमने लास्ट ईयर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक सिंपल पेंडुलम के अंदर जब आप इसको वाइब्रेशन पे लगाते हैं तो जब ये स्टार्ट करता है वाइब्रेटिंग तो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इस दौरान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position. A is directly proportional to minus x, where this minus sign indicates its direction that it is directed towards mean position. बहरहाल हमने इस चार्ज को एक्सेलरेट करवाया। इस चार्ज के एक्सेलरेट करने से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करें तो ये चार्ज अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से कुछ इस तरह प्रोड्यूस हो जाता है। तो साथ ही साथ ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड को, बिकॉज ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके साथ मैं लिख देता हूँ, ये जो ब्लैक में मैंने ये क्या चीज़ है, दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है बनानी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एज आई कैन। तो यहाँ पर अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पर कुछ यूँ हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ उसके साथ ही क्या प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी अ
मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है आप लोगों ने, और वो ये कि इस डायग्राम के ऊपर को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ पर डबल प्लेन शो करें। बहरहाल मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ड्रॉ करके दें। अब यहाँ पर दो फील्ड हो गए, एक मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया, एक मैंने ड्रॉ कर रखा है ब्लैक कलर में। जो रेड कलर में है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ब्लैक में इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेड में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और वो यूं कि आप यहाँ से यूं लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ से हम इनको शो कर देते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। और यहाँ से अब ये तकरीबन एक क्लियर पिक्चर है आपके पास कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सो ऑन। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर यूं दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया था, तो मैंने वहाँ लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, करंट वाई एक्सिस पर है। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह हमारे पास बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम इनको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं तो इनमें भी हमें इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बेसिस के ऊपर इनमें भी हमें टाइप्स नज़र आती हैं। तो इन टाइप्स के अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो टाइप है जी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। फिर इनसे आगे चलें तो रेडियो वेव्स के बाद दूसरी जो वेव्स आती हैं दीज आर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स नेक्स्ट, इससे मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास वेव्स आती हैं दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। अब इन सब में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। स्पीड, इन सब जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन सब की स्पीड जो होती है, इन सब की स्पीड होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल क्यों, क्योंकि स्पीड लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सो इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को डिराइव करने के लिए मैक्सवेल ने एक इक्वेशन बनाई थी दैट इज 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपकी बुक में नहीं है, बहरहाल इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें एप्सिलॉन नॉट की और म्यू नॉट की, इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। खैर नेक्स्ट इंफ्रारेड के बाद जो नेक्स्ट आपके पास वेव है दे आर नोन एज विजिबल रीजन। ठीक है, ये वो पोर्शन है जो हमें नज़र आता है। ठीक है, यही वो पोर्शन है जो हमें नज़र आता है, इसके अलावा हमें कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आता इनमें से। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलें तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दे आर नोन एज अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन, और लास्ट पे जो वेव्स हैं दे आर नोन एज गैमा रेज। ठीक है, तो ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ टाइप्स। नंबर 1 इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम, जबकि गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। नेक्स्ट चीज, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, इनकी वेवलेंथ मिनिमम। एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था E = hf। हम ये एक इक्वेशन पढ़ते हैं, दिस इज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं।
सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 20 के अंदर हम इस फॉर्मूले को डिटेल से पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू एच एफ। सिंपल इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच एफ, वेयर एच इज़ अ कॉन्स्टेंट नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो इस बात का क्लियर मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो इनकी एनर्जी मिनिमम होती है। जबकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं एनर्जी वैसे वैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि इस डायरेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जो वेवलेंथ है लैम्डा वो डिक्रीज़ कर रहा है, और जैसे जैसे हम इसमें आगे की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। सो अब आ जाते हैं इनके थोड़े बहुत यूजेस पे। रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, ये यूज़ हम करते हैं कम्युनिकेशन में। आपके सेल फोन्स के सिग्नल, दीज आर रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद हमारे टीवी चैनल्स, वो सारे के सारे रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स, जो सैटेलाइट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन है माइक्रोवेव्स पर होती है या रेडियो वेव्स पर होती है। तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। और इन्हीं को क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव लेस फ्रीक्वेंसी, दे हैव लेसर एनर्जी। तो ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी हों तो इनका हमारी बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट चलें इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम यूज़ करते हैं अपने टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स के अंदर। उनके आगे एक बल्ब लगा होता है छोटा सा, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं आपको शो कर देता। उसका बटन प्रेस करें तो आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई लाइट नज़र नहीं आएगी। लेकिन आप कैमरा ऑन करके अब बटन प्रेस कीजिएगा, आपको कैमरा में से लाइट बाकायदा तौर पर नज़र आती है। मतलब कैमरा इस इंफ्रारेड को कैप्चर कर लेता है, लेकिन हमारा सेल फोन, हमारी जो आई है वो उसको कैप्चर नहीं कर सकती। तो इंफ्रारेड यूज़ होती है डेली कम्युनिकेशन। जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, स्पेशली योर एसी, टेलीविज़न रिमोट, उसके आगे एक छोटा सा बल्ब सा लगा होता है इन अ सेंस। अगर आप उसको बटन को प्रेस करें तो उसको देखें भी सही तो आपको किसी किस्म का कोई लाइट नज़र या कुछ भी नज़र नहीं आता। आपने करना क्या है, मोबाइल पकड़ना है हाथ में और उस बटन को प्रेस करना है कैमरा ऑन करके, तो आपको जो मोबाइल के अंदर से रिज़ल्ट मिल रहा होगा उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर वो लाइट नज़र आएगी। तो नेक्स्ट विजिबल रीजन। विजिबल रीजन तो वो पोर्शन है जो हमें नज़र आता है, ठीक है। हमारी आँख जिन कलर्स को देख सकती है, ये सीरीज़ जो विबगॉर है, रेड से लेकर वायलेट तक, इनको हम देख सकते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ जो इनकी वेवलेंथ रेंज है दैट इज़ अबाउट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और 400 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है दैट इज़ ब्लू, और ये जो 700 नैनोमीटर है दैट इज़ रेड। मैं उसको इसी तरह लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 700 नैनोमीटर, तो हम इस रेंज के अंदर देख सकते हैं, इस रेंज के बाहर नहीं। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट एंड लास्ट वन इज़ अल्ट्रा वायलेट यूज़ होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सन से आने वाली बहुत ज़्यादा रेज अल्ट्रा वायलेट है, आपको पता है, और जिनको हमारी ओजोन लेयर जो है उनको रिपेल करती है। लास्ट वन आर गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस न्यूक्लियस में से एमिट होती हैं। जब न्यूक्लियस, आपको पता है, जब न्यूक्लियस के अंदर से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है तो 3 तरह की, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा बीटा रेज नहीं है, अल्फ़ा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। क्यों? अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा भी पार्टिकल है, जबकि गैमा यहाँ पर फोटोन एनर्जी की फॉर्म में निकलता है, वो वेव है। और यहाँ पर बीच में एक एक्सरे भी है। एक्सरे भी जो है ना वो भी एमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन से। हम चैप्टर नंबर 20 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्स रेज भी जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से प्रोड्यूस की जाती हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। पर नेक्स्ट चीज़ अब इसमें ये हो गया कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया तमाम तर वेव्स का। नेक्स्ट अब इनकी है ट्रांसमिशन, कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक इनको कैसे पहुंचा सकते हैं।
तो अगर हमने इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो हम इसके लिए एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले उस सर्किट के अंदर सबसे पहले आपने एक सोर्स रखना है अल्टरनेटिंग करंट का। वो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है ना, वो इस चार्ज वाली फैसिलिटी को पूरा करेगा। वो इस यहाँ पर जो करंट फ्लो करवाएगा, वो इसमें से करंट फ्लो करवाएगा और इसको आपने करंट को पास करवाना है। एक सॉलिनॉइड यहाँ पर आप लगा दें लेट से, ठीक है, एक कॉइल यहाँ पर हम यूँ लगा देते हैं और इसको यहाँ से सर्किट को कर देंगे क्लोज। इस जो अल्टरनेटिंग करंट की आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है दैट इज़ अबाउट 80 किलो हर्ट्ज़। हम इन दोनों को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, तो आपने यहाँ पर 80 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखनी है इस एसी सोर्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, इस इंडक्टर में से कह लें, इस कॉइल में से भी 80 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ही वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी। तो इसके सामने आपने एक लगाना है एंटीना, और उस एंटीना के अंदर यहाँ पर हम एक लगाते हैं जी लेट से एंटीना, और इस एंटीना के सामने भी आपने इसी तरह एक कॉइल लगानी है, इस कॉइल के बिल्कुल सामने, और ये कॉइल लेट से इट इज़ लाइक दिस। तो इस एंटीना को हम कर देते हैं ग्राउंड। तो अब होगा यूँ कि यहाँ पर होगी दोनों के दरमियान में म्यूचुअल इंडक्शन, करंट यहाँ से यहाँ इंड्यूस होगा। अब जब करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, एक दफ़ा क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से एक दफ़ा आया क्लॉकवाइज फिर यहाँ से वापसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। जब अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा तो चार्ज यहाँ पर भी अपवर्ड डाउनवर्ड ऑसिलेट करेगा, और जब चार्ज ऑसिलेट करेगा इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्या होगा, वेव्स आगे ट्रैवल करना शुरू कर देंगी, तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इन वेव्स को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा आइडिया है कि इनको थोड़ा सा हम यूँ अगर कोशिश करें तो मेरे ख्याल में इनको हम ड्रॉ करने के काबिल हो जाएंगे, अच्छी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने इन प्रोड्यूस करवा दी इसके अंदर, और यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आपने क्या प्रोड्यूस करवा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यूँ यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हो गई ट्रांसमिशन इनकी। अब हमने इनको करना है रिसीव। रिसीव करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इट इज़ द सेटअप फॉर ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट जो हमारा सेटअप है दैट इज़ फॉर रिसेप्शन। इसी सिग्नल को अब हमने आगे रिसीव करना है, तो यहाँ पर हम जो सर्किट बनाने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर रिसेप्शन। और रिसेप्शन के अंदर हम जो फिनोमेनन यूज़ करेंगे वो विल यूज़ अ फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। हम यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेनन यूज़ करेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का मैच कर जाना। जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। एक छोटी सी एग्जांपल आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी कि जब हम ब्रिज के ऊपर सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं तो वो आस्क देम टू ब्रेक देयर स्टेप्स, कि सारे एक साथ कदम ना रखें ना एक साथ कदम उठाएं, वरना ब्रिज के अंदर हो सकता है कि हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हों जिसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उनको सोल्जर्स को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं टू ब्रेक देयर स्टेप्स, कि ये ना हो कि ब्रिज वायलेंटली वाइब्रेट करने लग जाए। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन की आपने एग्जांपल पढ़ी, वहाँ पर आपने पढ़ा कि 2450 की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। वो क्यों सेट की जाती है, बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल इतनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, और फूड कोई भी हो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं एंड देयर हैपन्स अ फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम रेजोनेंस का फिनोमेनन यूज़ करेंगे। और रेजोनेंस का फिनोमेनन यूज़ अगर हम करने जा रहे हैं तो हम जो सर्किट ड्रॉ करेंगे वो सर्किट भी कौन सा होगा, दैट विल बी अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसके अंदर एक इंडक्टर
और दूसरे एंड पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक कैपेसिटर। लेकिन ये जो कैपेसिटर होगा इसके ऊपर एक एरो लगा होगा, वो एरो हम सिंबॉलिकली लगाते हैं। इस एरो का यहाँ पर मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटेंस वेरिएबल है। जिस तरह वो रजिस्टर बनाते थे ऊपर एरो लगा देते थे, वो वेरिएबल रजिस्टर हो जाता था। तो इसी तरह इसके ऊपर जब हमने एरो लगाया तो हमने इसे क्या कह दिया, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। सो इसको हम यहाँ से कर दें सर्किट को कंप्लीट। सो सर्किट हो गया, अब एक मुकम्मल हो गया। तो अब इस सर्किट के अंदर सीरीज रेजोनेंस हो गई। हमने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अगर हमने यहाँ पर 80 किलो हर्ट्स रखा था तो वहाँ पर भी रिसेप्शन के लिए कितना होना चाहिए, 80 किलो हर्ट्स ही होना चाहिए। तो वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेट कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम सेट करने के लिए f इज़ इक्वल टू 1/2 LC सीरीज रेजोनेंस सर्किट का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ को पुट करके तो हम वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं एक एंटीना। तो जब आप इस सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे, जब हम इस सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे तो ये सर्किट सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा जिसके साथ रेजोनेंस होगी। अगर आपने सपोज, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप सुनना चाह रहे हैं लेट्स से FM 100, तो आपने अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, हमने अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी 100 ही रखनी है। अब हम उसको 100 रखेंगे तभी हमें वही फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेगी। आपने देखा होगा कि रेडियो के ऊपर एक नॉब लगी होती है और उसको हम रोटेट करते हैं। उस नॉब को रोटेट करने का मतलब क्या है, उस नॉब को रोटेट करने का मतलब ये है कि आप इस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ्रीक्वेंसी चेंज करने के काबिल हो गए। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो जिसके साथ मैच करेगी वही फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो कैच होना शुरू हो जाएगा रेजोनेंस की मदद से। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को हम इस मेथड के ज़रिए से हम इनको कैच करते हैं और इनकी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होती है। इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके अंदर आ जाए एक्सरेज, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। ये जो एक्सरेज हैं ये दोनों, और ये प्रोड्यूस की जाती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। अब देखें यहाँ पर सिचुएशन यूँ है कि हमारे पास एक हाई एनर्जी लेवल है, एक लो एनर्जी लेवल है। हाई एनर्जी लेवल से मुराद ये कह लें कि लेट्स सपोज इट्स थर्ड शेल, लो एनर्जी लेवल से मुराद कोई दूसरा या पहला शेल कह लें। पर आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम में ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले एग्जिस्ट कर रहा है, ये यहाँ से जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल में, तो हाई से लो में आते वक्त एनर्जी रिलीज करेगा। हाई से लो में आते वक्त एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू E इज इक्वल्स टू HF। तो यहाँ पर जो आपके पास फोटोन एमिट होगा इट विल हैव डुअल करैक्टर। यहाँ पर हम कहते हैं ना लाइट हैज़ अ डुअल करैक्टर, इट इज़ अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो डुअल बिहेवियर ऑफ द लाइट, तो मैं उस बात को प्रूफ कर देता हूँ कि हाउ इट हैज़ डुअल नेचर। तो E इज इक्वल्स टू HF, ये एनर्जी होगी। और एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc², वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, सो वी कैन से दैट mc² is equals to HF. Mass into speed of light is equal to HF over c. Mass into velocity, it is equal to momentum. Mass into velocity, because c क्या चीज़ है, speed of light, v is equal to c. तो momentum mc, mass into speed of light, momentum of the light, और momentum is equal to h f over c, 1 over lambda के इक्वल होता है। कैसे, हमने पढ़ रखी है ये बात, हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक, v is equals to f lambda, v is equals to f lambda। और यहाँ से अगर हम लिखें v over lambda is equal to f
F ओवर V इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो अगर हम इस चीज़ को वहाँ पर यूज़ करें F ओवर C स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। एट अ टाइम एक पार्टिकल, एक चीज़ के पास वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इट हैज़ डुअल करेक्टर। इट इज़ अ वेव बिकॉज इट हैज़ वेव लेंथ। इट इज़ अ पार्टिकल बिकॉज इट हैज़ अ मोमेंटम। मोमेंटम क्या मतलब? मोमेंटम होने का मुराद ये है, मोमेंटम कब होता है बॉडी के पास? व्हेन इट हैज़ मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो मास किस चीज़ का होता है? मैटर का होता है। तो इट इज़ नोन एज डुअल नेचर ऑफ द लाइट। और उसके लिए इक्वेशन है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा या MC इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। दोनों बातों का मतलब एक ही है कि एक ही वक्त में वेव करेक्टर भी है और दूसरे ही लम्हे यहाँ पर पार्टिकल नेचर भी है। सो नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे जी मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन में दो तरह की मॉड्यूलेशन हैं, एक एम्पलीट्यूड और एक फ्रीक्वेंसी। बहरहाल हम एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू आपको दे दूं कि ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस, इनको ऐसा सच पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए कि जब चार्ज रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उससे आप किसी सूरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इस सारी चीज़ को करने के लिए हम एक चार्ज को ऑसिलेट करवाते हैं, और जब एक चार्ज ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे किसको प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और वो मैग्नेटिक फील्ड आगे किसको प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूँ ये वेव्स आगे ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। फिर हमने इसके अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी रेंजेस के ऊपर बात की। तो हमने रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज सबको डिस्कस किया। और हमने ये कहा कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप इस टेबल में मूव करें तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है एज फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सो एनर्जी विल इंक्रीज। और वेवलेंथ इनकी लेफ़्ट साइड पर जब आप गैमा की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा, तो एनर्जी इनकी बढ़ती है और वेवलेंथ इनकी कम हो जाती है। नेक्स्ट अब हमने इनमें जो चीज़ पढ़ी वो पढ़ी कि कैसे इस सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं एक सिंपल सर्किट जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेनन हो रहा है। हमने इस एंटीना को अलग से इसलिए लिया ताकि इसके अंदर जो चार्ज है वो अप एंड डाउन मूव करे, ऑसिलेट करे, जस्ट लाइक दिस। वो क्यों अप एंड डाउन मूव करेगा? क्योंकि हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स रखा जो अपनी डायरेक्शन को एक दफ़ा क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक दफ़ा इंक्रीज, एक दफ़ा डिक्रीज, और फिर साथ एक तरफ इधर नॉर्थ पोल, दूसरे इले में नॉर्थ पोल अपनी साइड स्विच कर जाएगा। तो यूँ जब नॉर्थ और साउथ बार बार अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो इधर जो करंट प्रोड्यूस होगा तो चार्ज कभी अपवर्ड मूव करेगा कभी डाउनवर्ड, सो चार्ज विल स्टार्ट ऑसिलेट। जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो आपने इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने प्रोड्यूस करवा दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रहा हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों एक दूसरे के हेल्प आउट करते हुए रिसेप्शन डिवाइस तक पहुंच जाएंगे। रिसेप्शन डिवाइस के अंदर अब हमने फिनोमेनन यूज़ करते हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस का फिनोमेनन ये है कि दो फ्रीक्वेंसीज़ का आपस में मैच हो जाना। जब दो फ्रीक्वेंसीज़ आपस में मैच हो जाती हैं तो अब वो उसको मैचिंग करवाते किस तरह है? तो वो मैचिंग यूँ करवाते हैं कि हमने एक सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट रखा। इस सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर आप यूँ कंसिडर करें कि इस कैपेसिटर के पास चार्ज है, तो ये चार्ज यहाँ से इसको प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो वो वापस चार्ज स्टोर कर देगा। मतलब एक दफ़ा कैपेसिटर इंडक्टर को मैग्नेटाइज करेगा, फिर
जो मैग्नेट है वो खुद को वो जो इंडक्टर है वो खुद को डीमैग्नेटाइज करेगा और कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करते रहेंगे। एक दफ़ा हम यूँ कह लें कि ये डी इलेक्ट्रीफाई होगा और ये मैग्नेटाइज होगा, फिर ये डीमैग्नेटाइज होगा और कैपेसिटर इलेक्ट्रीफाई होगा। तो इस तरह सर्किट के अंदर एक ऑसिलेटिंग करंट आ जाएगा आपके पास, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम किससे सेट करते हैं, F = 1/2π LC से, और इस सिग्नल को फिर हम रिसीव करते हैं बाय मीन्स ऑफ रेजोनेंस, दो फ्रीक्वेंसीज को आपस में मैच करवाना। तो यूँ दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं जिसके नतीजे में हमें रिसीव होती हैं। और ये फिनोमेनन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। बाकी जो एक्सरेज वगैरह हैं उनको हम किस तरह से डील करते हैं, वो सारी की सारी एटम्स के अंदर होती हैं, और एटॉमिक लेवल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनर्जी के रिलीज़ होने से दूसरी जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। होप्स हो कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन। अल्लाह हाफिज़।